Assalamu alaikum students. And today this is the third lecture of a cell structure series that is endoplasmic reticulum. इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो फिफ्थ है और फर्स्ट ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ टच में होती है इनफोल्डेड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स में, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास जो कंपोनेंट्स होते हैं और ये इसका जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लैटेंड सैक स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे सैक्स बने हुए हैं, फ्लैटेंड है, टिब्यूल है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके कंप्लीट सैक भी बने हुए हैं। ब्रांच कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं इसमें जो ब्रांचिंग टिब्यूल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं ये टिब्यूल्स हैं। कुछ ऐसे स्टैक्स होते हैं जो ब्रांचिंग में नहीं होते, सिर्फ ये स्टैक्स बने हुए होते हैं। ये अनब्रांच्ड सरफेस एरिया होगा जिसे कहा जाता है सिस्टर्नी। न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद जो फ्लैटेंड सैक्स हैं इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। और जो इस सिस्टर्नी से थोड़ा सा आगे ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका अपर पार्ट ऐसे ट्यूब के ओपन लिड बना हुआ होता है, उसे कहते हैं टिब्यूल। और कुछ इसके अंदर मौजूद होते हैं वेजिकल्स, स्मॉल वेजिकल, स्मॉल वैक्यूल जैसे छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं। न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, इसी तरह का वैक्यूल एक सेपरेट ओवल शेप का स्फेरिकल से ग्रैन्यूल होता है जो कि इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इसमें देखा जाए तो ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स भी नज़र आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। इन डॉट्स का क्या काम होता है? ये डॉट्स असल में राइबोसोम्स हैं और ये राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर आते हैं तो ये इसको रफ़ अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वो पार्ट जिसके ऊपर ये ग्रैन्युलास या राइबोसोम्स एब्सेंट होती हैं उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये गोल जो हैं इन्हें कहते हैं वेजिकल्स, ये किसी के भी साथ अटैच नहीं होते। ये वाले ओपन सर्कुलर्स जो हैं वो टिब्यूल्स कहलाती हैं और जो स्टैक फ्लैटेंट स्टैक्स होते हैं उसे सिस्टर्नी बोलते हैं। अब सिस्टर्नी ने आगे चल के इसके सिस्टर्नी के ऊपर हमेशा, ये सिस्टर्नी है, इसके ऊपर हमेशा राइबोसोम्स होंगे जो कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाएगा। और ये जो इसके टिब्यूल्स और वेजिकल्स हैं ये दोनों से हमेशा मिलके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनेगा। इन दोनों के फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन दोनों जो हर चीज़ में डिफरेंस है जिसको अब हम फर्दर आके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसके पास कुछ कंपोनेंट होता है। अगर ये सेल के स्टैक्स के अंदर का जो इंट्रासेल्यूलर मटेरियल है इसे कहते हैं ल्यूमेन, और ये वाला जो मटेरियल है जो टिब्यूल्स के बीच वाला एरिया जो इस साइटोप्लाज्म में भी आता है इसे कहते हैं ये आउटसाइड या एक्सटर्नल ल्यूमिनल है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या एक्सटर्नल ल्यूमिनल होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हर सेल में पाया जाता है और इसका काम बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का होता है। हर वो चीज़ जिसने न्यूक्लियस के पास आना होता है या न्यूक्लियस से बाहर आना होता है उसे फेस करना पड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसी भी मटेरियल को जब एक्सपोर्ट करेगा तो वो इन वेजिकल्स को बना के एक्सपोर्ट करेगा सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के पास। और इसी तरह जो चीज़ सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जानी होगी वो उस चीज़ के लिए भी इन वेजिकल्स का बनना बहुत ज़रूरी होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज आल्सो नोन एज AKA मीन्स आल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलेंगे। किस केस में? अगर ये स्केलेटल या कार्डिक मसल्स में, कार्डिक और स्केलेटल मसल्स हम पढ़ेंगे, मसल्स के 2 टाइप्स के सेल्स होती हैं। अगर उन सेल्स के अंदर जो भी न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनेगा उसे बोलेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या होता है कि ये ल्यूमन और कैल्शियम आयंस को अपने अंदर स्टोर करता है, क्योंकि कार्डिक और स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स का ताल्लुक बोन्स से होता है और बोन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैल्शियम। इस कैल्शियम को स्टोर करने का काम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का भी एक और नाम है जिसे कहते हैं आल्सो नोन एज आर्गेस्टोप्लाज्म। आर्गेस्टोप्लाज्म क्या होता है?
जब एक से ज़्यादा, ये हमारे पास एक पैरेलल सीरीज़ होती है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होती हैं। अब अगर मोर देन 2 पैरेलल सिस्टर्नी, अगर इनके दरमियान में ज़्यादा राइबोसोम्स होंगे तो ये बनेगा एन आर्गेस्टोप्लाज्म। आर्गेस्टोप्लाज्म ये भी एक टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और ये कब आर्गेस्टोप्लाज्म कहलाया जाता है? जब आपके पास पैरेलल सिस्टर्नी में मोर देन 2 राइबोसोम्स आ जाएं। जैसे यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे 3 है, मोर देन 2 राइबोसोम्स है, तो इसको बोलेंगे आर्गेस्टोप्लाज्म। और यही आर्गेस्टोप्लाज्म ही जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक टाइप है, इसे निजल्स बॉडी भी कहते हैं। अगर ये नर्व सेल्स में ये चीज़ बनाएंगे, अगर ये पैरेलल सिस्टर्नी के ऊपर मोर देन 2 राइबोसोम्स आ जाएंगे नर्व सेल्स में, तो उसे निजल्स बॉडी बोलेंगे। अब इसके डिफरेंसेस पे चलते हैं कि रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या डिफरेंस है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स ना होने की वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी का ताल्लुक किससे होता है? राइबोसोम से। राइबोसोम्स उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और कौन सा स्टेबल होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अब हमने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कंपोज्ड ऑफ टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेसिकल्स प्लस टिब्यूल से बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ऑर्गेनेलीज में ज़्यादा पाई जाएंगी? अबंडेंटली फाउंड इन लिवर सेल्स, हर वो सेल्स जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, जहाँ इनमें मसल्स आ जाते हैं, लिवर सेल्स आ जाते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव तो लिवर में ही हो जाता है। तो ये सारे हमारे पास आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसमें पेनक्रियाज और गॉबलेट सेल्स टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। गॉबलेट सेल्स, ये सेल्स क्या होते हैं इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम के अंदर। पेनक्रियाज एंड गॉबलेट सेल्स। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होगा? ग्लाइकोजन एंड लिपिड फॉर्मेशन या लिपिड मेटाबॉलिज्म जहाँ पे होगा ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। फिर इसके बाद चलते हैं इसके फंक्शंस पे। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अब चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शंस हैं। अब हमने देखा था जो कि सिस्टर्नी के ऊपर स्मॉल राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कहाँ पे होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और लिपिड सिंथेसिस, लिपिड और ग्लाइकोलाइसिस, मेटाबॉलिज्म, ये सारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है वो सेल के न्यूक्लियस को अपनी जगह पे होल्ड रखने का काम करता है, कनेक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस का कनेक्शन साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट ऑर्गेनेली से कनेक्शन का काम कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत पड़ती है। न्यूक्लियस से चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करना और बाहर की चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर ले जाना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के ये होता है या ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है जो कि स्मूथ में होती है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं
हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को या हार्श इफ़ेक्ट्स और या ड्रग्स के या कोई भी हम जब टॉक्सिन्स ले लेते हैं, कोई ख़राब चीज़ खा लेते हैं, तो जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी में एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस चलता है जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ज़्यादातर वो लिवर में होता है। इसके अलावा यही डिटॉक्सिफिकेशन का काम सिंगल सेल में कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे नज़र आ रहा है एक पूरा नेटवर्क प्रोवाइड करता है, नेटवर्क सिस्टम बना देता है पूरे सेल में। ये अपना एक नेटवर्क का जाल बना देता है जो कि कनेक्शन देता है सेल के न्यूक्लियस के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के साथ। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने वाला भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। होप सो फिर आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली को कवर करेंगे, राइबोसोम्स।